हेलो। आज हम जानेंगे फाइनेंशियल रेशियोज जो कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनेंशियल रेशियोज क्या बताते हैं, आज हम वही जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला आता है इसमें पी रेशियो। पी रेशियो क्या कहता है कि स्टॉक की प्राइस आज कितनी है और ये कंपनी आज के टाइम कितना कमा रही है। सिंपल वर्डों में मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, सपोज किसी कंपनी का आज के टाइम शेयर प्राइस मान के चलो 200 रुपए है, ठीक है, और कंपनी कमा रही है मात्र 100 रुपए। तो इसका पी कितना निकल के आएगा? तो इसका निकल के आएगा 2। यही क्या हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के हो गया 400 और अर्निंग कंपनी की सेम रही, यानी अर्निंग जो है वो बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का पी कितना हो गया? 4। तो पहले ये कंपनी 2 के पीई पे थी, अब ये 4 के पीई पे हो गई, यानी क्या हुआ, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। कंपनी ये थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गई कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। यानी पहले इसका शेयर कितने पे पी पे ट्रेड कर रहा था? 2 के पी पे। अब कितने पे पी पे करेगा? 4 के पी पे। तो इससे आपको पता चल गया कि ये पी कंपनी पहले सस्ती थी 2 के पी पे, अब 4 के पी पे ट्रेड कर रही है। सपोज इसका चार्ट होता है एक पी का, आप देख सकते हो, जैसे कि ये सपोज इसका पी इस तरीके से है, तो इसका एवरेज पी इधर कहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हो, इसके नीचे अगर कंपनी का पी है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और इसके ऊपर पी है यानी ये थोड़ा ओवर वैल्यू टेरिटरी में है। अगर यहाँ पे भी है तो भी आप बाय कर सकते हैं। तो पी एक्चुअल में बताता क्या है? पी ये कहता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। पी एक्चुअल में यही बताता है। यहाँ पे क्या था, कंपनी का मार्केट, आप कितने रुपए देने के लिए तैयार थे? 400 रुपए। कंपनी आपको कितना दे रही है लौटा के? 100 रुपए। यानी 1 रुपया कमाने के लिए आपने कितने रुपए दिए? 4 रुपए। यही पी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो की बात करते हैं। नेक्स्ट रेशियो आता है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर आपको बताता है कि 1 रुपए, सॉरी, अर्निंग पर शेयर बताता है आपको कि एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है आपको। सपोज एग्जांपल लेते हैं इसका, कंपनी ने कमाए सपोज 100 करोड़ रुपीस और कंपनी के मार्केट में शेयर्स हैं 10 करोड़। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है? 10 रुपए। ये होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो देखो ये आता है, अब नेक्स्ट रेशियो आता है आपका बुक वैल्यू, वो सॉरी बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। अब ये क्या कहता है? प्राइस टू बुक रेशियो कहता है कि आपका आज के टाइम जो करेंट मार्केट प्राइस है उसका, उसको कंपेयर करो कंपनी के बुक वैल्यू से। जो कंपनी के बुक वैल्यू है, जो कंपनी के शेयर की, उससे कंपेयर करो। अब ये कैसे होता है? तो देखो, सपोज मान के चलते हैं कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपए, ठीक है, और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो सपोज 100 रुपए है। तो ये क्या आया? 2 टाइम्स। यानी कंपनी का शेयर अपनी बुक वैल्यू से 2 गुना महंगा है, ठीक है, यानी 2 टाइम्स है। अच्छा, अब ये बुक वैल्यू क्या होती है? तो देखो, जो बुक वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है? बुक वैल्यू होती है कंपनी का जो टोटल असेट्स है उसमें से माइनस कर दो क्या? कंपनी की लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या माइनस नहीं करना? रिजर्व एंड सरप्लस एंड इक्विटी। यानी हम ये भी कह सकते हैं बुक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है आपकी? रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो बनती है आपका बुक वैल्यू। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो, सॉरी, बुक वैल्यू नहीं होती, ये जो होती है, ये जो आपका अमाउंट आएगा उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तब हमारे आएगा बुक वैल्यू पर शेयर, कि एक शेयर की प्राइस कंपनी की बुक में कितनी है। तो ये बताता है हमको क्या? बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू है, सिर्फ मैं बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो बुक वैल्यू है ये गई 100 रुपए जो हमने डिवाइड की है, ठीक है। ये 100 रुपए पर बुक वैल्यू है।
और ये 200 रुपए पर मार्केट शेयर की मार्केट प्राइस है पर शेयर का, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये रेशियो क्या बताता है हमको कि आज के टाइम पे कितना प्राइस है इस शेयर का और बुक में एक शेयर की कितनी वैल्यू है, उसके कंपेयर करें तो वो जो कंपेयर से आएगा उससे पता चलता है कि ये शेयर अपनी बुक वैल्यू से कितना महंगा है, ठीक है। समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट रेशियो बात आती है आपके रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है कंपनी को, उस पर कितना रिटर्न कमा रही है कंपनी, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कंपनी ने कमाए 100 रुपए, ठीक है, और कंपनी के पास शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी थी? 200 रुपए। तो कंपनी ने कितना कमाया? 50%। ये कैसा है? इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 और आपको करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है, ये तो आपको पता है कि ये होता है रिटर्न। ये जो होता है इक्विटी, ये कैसे निकलता है? तो ये जो होता है ना शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें दो चीज आती हैं। शेयर होल्डर इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो चीज मिलके बनती हैं आपकी क्या? शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये बताता क्या है एक्चुअल में? ये बताता है कि शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा दिया है कंपनी को, उस पे कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है, वो बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो दिया हुआ है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न जनरेट होता है, मतलब कितना जनरेट हो रहा है रिटर्न, तो वो बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में जो था वो था बुक वैल्यू पर शेयर। देखो ये था बुक वैल्यू पर शेयर। मैंने क्या बताया था यहाँ पे आपको? इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी, ठीक है। जो आया सपोज 2000 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये आ जाता है तुम्हारा बुक वैल्यू। यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नंबर ऑफ शेयर होल्डर सिक्योरिटी, यानी शेयर होल्डर सिक्योरिटी, यानी एक तरीके से कि शेयर्स पे, शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको और इसको ध्यान से देखना, रिटर्न ऑन इक्विटी और इसमें ये चीज एक बात बताऊं, ये चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों आपकी सेम ही है। अब बोलोगे ये कैसे? तो देखो, जो बुक वैल्यू होती है ना, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या है? कंपनी की बुक में वो शेयर की कितनी वैल्यू है, वो होता है बुक वैल्यू पर शेयर। वो कैसे निकलता है तुम्हारा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इससे क्या है कि उस कितनी वैल्यू है बुक में, ये जो कितनी बुक में वैल्यू है, ये शेयर्स होल्डर्स इक्विटी इधर लाई जाती है। इसी पे बन जाता है रिटर्न कितना आया इक्विटी पे, 50%। सपोज एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मान के चलो 200 रुपए कंपनी ने कमाए, कंपनी की बुक वैल्यू थी 500 रुपए, तो कितना हुआ जनरेट, इसको निकालो। तो ये आया 40%, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता है? रिटर्न ऑन ये कहता है कि एबिटा में डिवाइड करो टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये बताता क्या है? ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का कितना प्रोडक्टिव यूज कर रही है। मतलब कंपनी के पास जो पैसा है टोटल, अब इस टोटल पैसे में क्या आ गया? तो देखो, इस टोटल पैसे में दो चीज आ गई। देखो पहले बात करते हैं हम एबिटा की, अभी इसको साइड रखते हैं, पहले एबिटा की बात करते हैं, ये क्या होता है। तो देखो, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, सपोज मान के चलते हैं 100 रुपए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें ऐड किया जाता है टैक्स। क्या ऐड करेंगे? टैक्स। सपोज कंपनी में 20 रुपए का टैक्स दिया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले
कंपनी ने कितना कमाया था, 120, 20 रुपए का टैक्स और इतना कंपनी के पास बचा है बैलेंस। ठीक है, अब इसमें और चीज ऐड क्या करेंगे, कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया है ना, इंटरेस्ट किसको पे करेगी कंपनी, बैंक को करेगी, अपने अगर उसने डिबेंचर इश्यूज किए हैं उसको पे करेगी, तो उसको भी ऐड कर दो। सपोज मान के चलो 20 रुपए, ये सब एग्जांपल है, 20 रुपए 100 रुपए, तो ये कितना आया आपका 140 रुपए। ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कंपनी की कितनी कमाई है। बात समझ में आई, ये तो सब देने के बाद किसकी कमाई बची, इक्विटी होल्डर की, तो इक्विटी होल्डर की कमाई है। टैक्स से ये तो उसके बाद इसमें टैक्स ऐड जोड़ दिया हमने, तो ये क्या आ गया, अब टैक्स से पहले कितनी कमाई थी। अच्छा, अगर हम इंटरेस्ट भी ना दें, कंपनी सपोज इंटरेस्ट ना दे, तो कितनी कमाई थी कंपनी की, तो ये आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कंपनी के पास पैसा। ठीक है, ये जो डिवाइड किया गया है ना, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो पता है इससे क्या निकल के आता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले बताया था प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो कंपनी के पास पैसा है ही है, ये किसका पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है। ठीक है, जो एंड में नुकसान उठाता है, फायदा होगा तो इनका होगा, नुकसान होगा तो भी इनका होगा। ठीक है, अब इसमें एक ऐड और कर देते हैं, कौन, डेट, कंपनी के पास कितना कर्जा है, वो अगर ऐड और कर दें तो ये बन जाएगा, यही चीज निकल के आएगी आपका। ठीक है, टोटल असेट में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे ना, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कंपनी के पास कितना डेट है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही चीज आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमको, ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि कंपनी के पास जितनी कैपिटल है, टोटल कैपिटल प्लस डेट भी, सबको ऐड कर दो, शेयर होल्डर को भी ऐड कर दो, कैपिटल ऐड कर दो, जो डेट उधार लेके आए वो सब ऐड कर दो, उस पर कितना रिटर्न जनरेट किया है। पिछले वाले में क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा था सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर जो है उस पर रिटर्न कितना कंपनी जनरेट कर रही है, सिर्फ शेयर होल्डर के इक्विटी पे। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया कि शेयर होल्डर का तो लो ही लो, साथ में डेट और ले लो, अब बताओ मेरे को कितना जनरेट हुआ रिटर्न। ठीक है, तो एक चीज बता दूं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दोनों अलग हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट भी आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ क्या लिया था हमने, सिर्फ कैपिटल ली थी किसकी, इक्विटी होल्डर की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक मेरे को लगता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी क्या होता है, डेट टू इक्विटी बताता है कि कंपनी के पास कितना कर्जा है इक्विटी के मुकाबले। ठीक है, जैसे कि सपोज देखो ये क्या होता है, अगर ये सपोज रेशियो ज्यादा है, सपोज ये रेशियो आ रहा है डेट टू इक्विटी 5, यानी 5, यानी कंपनी के पास एक रुपया है और उसके बदले कितना उधार ले लिया, 5 गुना, यानी 1 रुपया इसका है, 5 रुपए का उधार है कंपनी के पास। ठीक है, यानी 5 टाइम्स डेट है, इसको इस तरीके से बोलते हैं 5 टाइम्स डेट है कंपनी के पास। ठीक है, अच्छा अगर सपोज मान के चलो ये 3.5 है, तो क्या होगा, यानी 3.5 टाइम कंपनी के पास कर्जा है। ठीक है, टोटल कर्जा है कंपनी के पास। अच्छा ये बताओ, ये रेशियो अगर ज्यादा होगा तो अच्छा होगा या कम होगा तो अच्छा रहेगा, तो ये रेशियो जो जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है। वैसे तो डेट तो अच्छा होता है, बट ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कर्जा इतना है। बात समझ रहे हो आप, आपका कोई सपोज बिजनेस है, उसमें अगर आप कर्जा जितना ज्यादा लोगे उतना आपके लिए घाटा होगा, वही चीज यहाँ है कि जितना तुम कर्जा ज्यादा लोगे उतना कंपनी के लिए नुकसान है, सीधा सिंपल। अच्छा यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है कि टोटल डेट, कंपनी के पास टोटल कितना डेट है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज आपने 500 रुपए का कर्जा लिया। ठीक है, आपकी कैपिटल थी सिर्फ 100 रुपए, तो ये कितना कर्जा ले लिया आपने, 5 टाइम्स। यही अगर मेरी कंपनी है, मैंने 300 का कर्जा लिया और मेरी कैपिटल सेम सपोज 100 रुपए है, तो ये क्या हुआ, 3 टाइम्स। कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप लोग, इधर इन्वेस्ट करोगे जिधर ज्यादा रिस्क है, कर्जा ज्यादा ले रखा है, या यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे कम कर्जा है इधर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रेशियो यही बताता है कि कंपनी के पास कितना कर्जा है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात आती है करंट रेशियो। तो देखो वैसे तो करंट रेशियो ज्यादा आपको मतलब आप एनालाइज करोगे तो जितने अभी तक मैंने बताए हैं ये सफिशियंट है, अगर आप इनको यूज करोगे तो आप अच्छा एनालाइज कर सकते हो, कंपनी को अच्छा एनालाइज कर सकते हो। अब ये क्या बताता है रेशियो, करंट रेशियो, ये बताता है करंट असेट कितनी है कंपनी के पास और करंट लायबिलिटी कितनी है, ये इसका रेशियो बताता है। ठीक है, अच्छा ये रेशियो, अच्छा अब ये बताता क्या है एक्चुअल में, ये तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, ये एक्चुअल में बताता क्या है, ये बताता है क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस टाइम पे पूरा, मतलब टाइम पे
चुका सकती है, मतलब ये बताता है कि मतलब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन टाइम पे पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, टाइम पे पूरा कर सकती है नहीं कर सकती। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सपोज कंपनी के पास अभी फिलहाल, देखो करंट असेट्स में क्या आता है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं। करंट असेट्स होते हैं 1 साल से कम की ऑब्लिगेशन, सॉरी ये तो ऑब्लिगेशन आ गई यानी उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व में क्या आ गया, लायबिलिटी, आपको पे करना है। असेट क्या हो गया, असेट हो गया शॉर्ट टर्म में, सपोज इन्वेंट्री हो गई, कैश हो गया तुम्हारे पास, ये सब शॉर्ट टर्म असेट है, करंट असेट है, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर ही आपके पास ही रहते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री 1 साल के अंदर वो करनी पड़ती है, ठीक है, बेचनी पड़ती है। करंट लायबिलिटी क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कोई लोन ले लिया, छोटा मोटा कोई लोन ले लिया, तो ये सब छोटे मोटे जो चीजें होती है ना 1 साल के अंदर के लिए जो हम यूज करते हैं, तो वो होता है आपका क्या, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, 1 साल के लिए कम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या बताता है, सपोज हमारे पास करंट असेट में मैं बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि आ गया कैश हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री हो गई, ये लिख लो आप, काम आएगा, ठीक है। ये करंट लायबिलिटी में सपोज एक ले लेते हैं हम शॉर्ट शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन क्या हो गया, लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए, यानी 1 साल से ज्यादा, तो वो इधर नहीं आएगा, लायबिलिटी में नहीं आएगा, शॉर्ट करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में चला जाएगा। यहाँ सिर्फ हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सपोज मान के चलो हमारे पास करंट असेट, हमारे पास असेट की बात कर रहे हैं, यानी असेट्स कितनी है, असेट्स मान के चलो 200, ठीक है। करंट लायबिलिटी है कितनी, 400, तो कितना आया 0.5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज यही करंट असेट्स किसी कंपनी के पास 600 का है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी सिर्फ 100 है, तो बताओ कौन सा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, यहाँ इन्वेस्ट करोगे यहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये बताओ मेरे को। देखो इन्वेस्ट करोगे आप यहाँ पे, क्यों करोगे, रीजन देखो, कंपनी के पास असेट कितनी है, करंट असेट कितनी है 600, लायबिलिटी कितनी है, मात्र पे ऑफ कितना करना है 100 रुपए, यानी 6 गुना ज्यादा असेट है कंपनी के पास। यहाँ पे क्या है, असेट मात्र कितनी है, करंट असेट 200 रुपए, लायबिलिटी कितनी पे ऑफ करनी है 1 साल के अंदर, 400, यानी डबल, तो रेशियो घट गया, कितना आ गया 0.5। कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, ये बेनिफिट है। यानी क्या बता दिया इस रेशियो ने, कि जितना ज्यादा वो होगा, जितना मतलब क्या बोलते हैं, जितना बड़ा रेशियो होगा, यानी जैसे जितना ज्यादा नंबर का होगा वो बेनिफिट है आपके लिए, वहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। और जितना कम रेशियो होगा, नंबर ऑफ रेशियो, जैसे यहाँ पे कम है इसके मुकाबले, जैसे इसके मुकाबले ये कितना है, कम है ना, ये ज्यादा है, ये कम है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, ज्यादा वाला, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की। अब देखो ये आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है, करंट असेट में से इन्वेंट्री पोर्शन हटा दो, यानी यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे इन्वेंट्री भी ली थी पिछले वाले में, हमें मैंने बताया था, देखो यहाँ पे कैश है, इन्वेंट्री है, तो ये क्या कहता है कि करंट असेट तो रखो बट उसमें से क्या हटा दो, इन्वेंट्री हटा दो, इन्वेंट्री को कंसीडर मत करो, ठीक है। लायबिलिटी वो सेम की सेम है, बस इसने क्या हटा दिया, सिर्फ इन्वेंट्री। अब ये रेशियो क्या बता रहा है, तो ये रेशियो बता रहा है कि इमरजेंसी में कंपनी कितना क्विकली ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकती है, यानी कितना जल्दी से जल्दी ऑब्लिगेशन पे कर सकती है, ठीक है, वो बताता है क्विक रेशियो, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारा सेम वही रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं लेना, इन्वेंट्री, बाकी सब लेना है, यहाँ पे भी क्या नहीं लेना, इन्वेंट्री, तो वही रेशियो सेम यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ हमको इन्वेंट्री नहीं लेनी, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा अच्छा है इस रेशियो की, और जितना नेगेटिव होगा उतना कंपनी के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। मैं ये नहीं कहता कि देखो कोई रेशियो अगर सपोज ये रेशियो कम है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, हो सकता है उसका कैश फ्लो काफी अच्छा हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये मैं आपको एनालाइज करवा रहा हूँ कि ये रेशियो क्या बता रहा है आपको, ठीक है। इस रेशियो से आप पता लगा सकते हो कि ये कंपनी इसका मतलब ये अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा कर सकती है, अच्छा ये अपनी कैपिटल पे इतना जनरेट कर रही है, इक्विटी पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे इतना जनरेट कर रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या बताया था मैंने, डेट प्लस इक्विटी दोनों आ गए, ठीक है। तो ये आपको सब चीज जब आप देखोगे ना तो आप कंपनी को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाओगे। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये क्या बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि कंपनी के पास इंटरेस्ट भरने के लिए कितनी बार इनकम है। मतलब समझते हैं, देखो एबिटा मैंने तुमको पहले ही बताया था कैसे निकालते हैं, दोबारा बता देता हूँ। देखो एबिटा मैंने बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, सपोज 100 रुपए है, ठीक है, इस कंपनी ने कुछ टैक्स पे किया होगा, उसको ऐड करते हैं, हम उल्टा ऐड बैक कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। वैसे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे निकलती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट पे करती है, फिर
क्या टैक्स पे करती है, फिर जो आता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी होल्डर, फिर उसके बाद इक्विटी होल्डर को बचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ मैं उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एबिटा निकाल रहा हूँ। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे क्या आया 20 ऐड करो, यहाँ क्या आया 120। ये क्या आया, ये आया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दोबारा वो करूंगा, जो भी कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया हुआ, सपोज इंटरेस्ट पे किया, सपोज वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मैं 20, तो ये क्या है 140। ये क्या आया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या है, ये देखो एंड में ये इक्विटी होल्डर को मिलता है। ठीक है, ये एंड में मिलता है, टैक्स सरकार ले गई। ठीक है, सरकार से ले जाने के पहले कितना था, ठीक है, उससे पहले हमने इंटरेस्ट कितना पे किया था उसको भी ऐड करो, तो कंपनी ने एक्चुअल में कमाया कितना ऑपरेशन से, तो वो ये बता रहा है कि ऑपरेशन से कंपनी ने कितना कमाया, अपने ऑपरेशन से कंपनी ने कितना कमाया। ठीक है, अच्छा सपोज ये कंपनी ने कमाया, सपोज अब एग्जांपल दूसरा लेते हैं यार, सपोज कंपनी ने कमाया 200 रुपए। ठीक है, और कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना है, ये हम पे कर रहे हैं ना इंटरेस्ट, ये 20, तो कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकती है, ये आया 10 टाइम्स, 10 बार अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है। अच्छा यही एग्जांपल ले, ये वाला हमने जो लिया था इसमें कितना आएगा, तो देखो कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी ने कमाया कितना है 140, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कंपनी को इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 20, तो कितना आया 7 टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ आप किधर इन्वेस्ट करोगे, इधर या इधर, ये बताओ। तो देखो आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे, ये वाला 10 टाइम्स जो है ना, ये 10 टाइम्स ये वाला इधर इन्वेस्ट करोगे। अच्छा क्यों करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कमाई कितनी है 200, पे कितना करना है 20, यानी आने को इतना है, जा कितना रहा है 20, यानी 10 गुना तक हम 10 बार तक और पे कर सकते हैं इस इंटरेस्ट को, ये कंपनी 10 बार तक और पे कर सकती है, ऐसा सोचो। यहाँ पे क्या है, कंपनी के पास आया कितना 140, यहाँ देना कितना है इंटरेस्ट में 20, यानी कंपनी 7 बार तक दे सकती है। तो वहां इन्वेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा भी दे सकती है, यहाँ पे वो 10 टाइम्स तक दे सकती है, यहाँ पे सिर्फ 7 टाइम्स तक दे सकती है, यानी 7 बार तक दे सकती है। 7 बार का मतलब ये नहीं है 7 बार देगी, यानी 7 टाइम्स तक दे सकती है, इसको ये ऐसे समझो 7 टाइम्स तक दे सकती है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे 10 टाइम तक दे सकती है, 10 टाइम्स तक दे सकती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहता है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिवाइडेड करो एवरेज इन्वेंट्री। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कंपनी का स्टॉक कितनी बार सेल हो रहा है पीरियड में। अब पीरियड में क्या है ये मैं बताता हूँ, देखो कंपनी का जो स्टॉक है वो कंपनी कितनी बार एक साल में कितनी बार सेल कर चुकी है, यानी कितनी बार सेल कर रही है, ये बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपने कुछ गुड्स बनाया, ठीक है, उस कॉस्ट जो आई है सपोज एक प्रोडक्ट की बनाने की वो आती है 100 रुपए। ठीक है, बात समझना, 100 रुपए कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपकी जो कॉस्ट बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइड करो एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी पड़ी रहती है आपके पास, एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है, ये जो है ना 100 रुपए, ये पर प्रोडक्ट का नहीं है, पहली बात ध्यान रखना ये चीज, ये पर प्रोडक्ट का नहीं है, ये इन्वेंट्री है। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रहती है सपोज 20। ठीक है, तो आपने कितनी बार, कंपनी का स्टॉक कितनी बार सेल होता है, तो ये बताता है कि 5 बार, 5 टाइम्स सोल्ड होता है कंपनी का स्टॉक्स। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, अब ये जो होगा ना ये वैसे करोड़ों में होता है किसी कंपनी का, जैसे कि मान के चलो कंपनी का स्टॉक 10,000 करोड़, कंपनी का क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, बनाने की कॉस्ट, जहां तक कंपनी पहुंची है बनाने की कॉस्ट तक, और एवरेज इन्वेंट्री कंपनी के पास कितनी पड़ी रहती है, सपोज 2,000 करोड़ कंपनी के पास ये स्टॉक पड़ा रहता है गोडाउन में। ये क्या है, ये कंपनी इतना माल बेच देती है, इतने कॉस्ट का माल बेच देती है, ये कॉस्ट का माल है, ये सेल का माल नहीं है, ये सेल नहीं है। दो चीजें होती हैं देखो, एक होती है कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड किया जाता है प्रॉफिट, तो ये आपको बेचा जाता है सेल। सपोज कॉस्ट है 80 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट और 100 रुपए में सेल, तो ये 80 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये तो सपोज पर प्रोडक्ट का है। ठीक है, ये पर प्रोडक्ट का है, बट मैं पर प्रोडक्ट की भी बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल सपोज ये कॉस्ट जो है ना 80,
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, जितना तुमने बेचा, सपोज 1000 क्वांटिटी, तो ये कितना हो गया 80,000। तो मैं ये इस 80,000 की बात कर रहा हूँ कि आप इतना 80,000 का माल खरीद के लाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इतने का माल खरीद के लाए, ठीक है, अपना प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 100 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया पता है आपको? 20 इंटू 1000 करोगे तो कितना आ गया? 20,000 का प्रॉफिट, और 1 लाख में आपने माल बेच दिया। तो मैं ये चीज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर कितना आया, देखो इसकी बात करें तो इधर कितना आया, 10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 5 टाइम्स, ठीक है। सपोज मैं चलो यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, यही वाला, ठीक है। इसमें कितना था कॉस्ट, इसमें था आपका 80,000, ठीक है, कितना था 80,000, ठीक है। सपोज आपने 80,000 का माल तो खरीद लिया, ठीक है। अब आपका माल बिकता भी रहता होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं एवरेज एवरेज आपके पास इतना कितना 5,000 की इन्वेंट्री पड़ी रहती है आपके गोडाउन में, ठीक है। तो इसको करोगे डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये क्या आ गया 16 टाइम्स, ठीक है। यानी आपका कंपनी का स्टॉक कितनी बार सेल हो रहा है किसी पीरियड में, तो 16 टाइम्स आप माल बेच देते हो। तो ये रेशियो भी क्या है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? आपकी कंपनी में, क्योंकि आपका रेशियो क्या है 16 टाइम्स, यानी 16 बार आप अपनी इन्वेंट्री बेच देते हो। बात समझ में आ रही है? ये क्या है, ये है इतना माल आपने बेचा है। एवरेज एवरेज आपके गोडाउन में इतना माल पड़ा रहता है, ये एवरेज है, एवरेज इतना माल पड़ा रहता है आपके गोडाउन में। तो 16 टाइम्स आपका क्या हुआ, आपने एक पीरियड में माल बेचा है 16 टाइम्स। तो जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आता है असेट टर्नओवर रेशियो। असेट टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि कंपनी अपने असेट का कितना अच्छा यूज कर रही है रेवेन्यू जनरेट करने में। एग्जांपल, आपने सपोज 1,000 का माल बेचा, ठीक है। आपने 1,000 का माल बेचने के लिए अपनी कंपनी में एक फैक्ट्री डाली, ठीक है। वो फैक्ट्री कितने की आई? फैक्ट्री आई 500 रुपए की। एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आती नहीं है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 टाइम्स। क्या बताया इसने कि आप अपने असेट पे 2 गुना पे, मतलब 2 गुना वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो 2 टाइम्स। अगर असेट 1 की है तो आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 2 का, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में बड़े के हिसाब से सोचते हैं। सपोज 50,000 करोड़ का आपने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया। असेट कितने की आई? सपोज असेट, नया साल है तो असेट थोड़ी महंगी कर लेते हैं, सपोज 30,000 करोड़ की आई। तो कितना किया आपने? आपका आया ये 1.67 के समथिंग, ठीक है, टाइम्स। यानी आपके 1 रुपए की असेट जो है उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 1 रुपए की असेट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 1.67 का रेवेन्यू जनरेट किया। बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये बताता है कि आप ना, आपका जो असेट है वो आप कितना अच्छे से यूज कर रहे हो। यहाँ पे कितना, ये कंपनी कितना कर रही थी? 2 टाइम्स। आप कितना कर रहे हो? 1.7 टाइम्स। कौन अच्छा यूज कर रहा है भाई? ये 1 रुपए पे 2 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये 1 रुपए पे सिर्फ 1.67 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इससे भी अच्छा बना लेते हैं कोई एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल बना लेते हैं ये मान के चलो, ये छोटी कंपनी है, 3,000 करोड़, ठीक है। असेट है इसका मान के चलो 200 करोड़। तो कितना आ गया? ये आ गया 15 टाइम्स। यानी ये अपने 1 रुपए की असेट पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर दिया इसने? 15 टाइम्स, यानी 15 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर दिया इसने। असेट पे 1 रुपया लगाया, सेल कितने की कर दी? रेवेन्यू होता है सेल, सेल कितने की कर दी, यानी माल कितने का बेच दिया? 15 रुपए का माल बेच दिया इसने। तो असेट कौन अच्छे से यूज कर रहा है? अब इन तीनों को कंपेयर करो। देखो पहले नंबर पे किसको प्रायोरिटी देंगे? ये 15 टाइम वाले को, ठीक है। 1 मिनट। तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ये 15 टाइम वाले को, ठीक है, पहले नंबर पे प्रायोरिटी। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे हम इस वाले को, क्योंकि 2 टाइम्स। इसको देंगे थर्ड नंबर पे, क्योंकि ये कितना कर रहा है सिर्फ 1.67। तो समझ में आई चीज? तो ये है। अब बात आती है देखो डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो देखो जो यील्ड होता है ना, यील्ड, यील्ड मतलब होता है कि इसका मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट पर शेयर जो है, या मार्केट का जो मार्केट पर डिवेंचर है, या जो भी मार्केट पर बॉन्ड है, कुछ भी ले लो, उस पे रिटर्न कितना है,
उस पे कंपेयर करके बताओ। सपोज एग्जांपल से मैं बताऊंगा आपको, तो पहले इसको समझ लेते हैं कहता क्या है कि इन्वेंट्री को यूज कर सॉरी इन्वेंट्री यूज, ये क्या लिखा है, इन्वेंट्री को यूज इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न या डिविडेंड। देखो मैं सिंपल वर्डों में बताता हूँ कि क्या कहता है। सपोज देखो एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, उसने 1000 रुपए का डिबेंचर इशू किया, एक डिबेंचर की कीमत लगाते हैं, ये कंपनी कहती है कि हम इस पे देंगे 10% का इंटरेस्ट, कितना बना भाई 100 रुपए। अब ये तो देखो फिक्स रहेगा, कंपनी इतना तो देगी देगी तुमको, ठीक है। चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा तुम्हारा इस पे। अब जैसे ये लिस्ट होगा ना मार्केट में, तो दो चीजें होंगी, या तो ये बढ़ेगा या ये घटेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज ये बढ़ गया, ये हो गया 1200 रुपए का, ठीक है, और एक कंडीशन ले लेते हैं, सपोज ये हो गया 800 रुपए का, दो चीजें होंगी। अब क्या होगा, ये जो आएगा ना, अच्छा सॉरी, देखो इस पे कितना है रिटर्न, 100, रिटर्न तो फिक्स है, रिटर्न में कुछ चेंज नहीं होगा। अब निकालो इस पे कितना रिटर्न है, प्राइस कितना है मार्केट में 1200, यहाँ पे कितना है 800। देखो यहाँ रिटर्न कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, ये ही कॉन्सेप्ट है डिविडेंड यील्ड का, डिविडेंड यील्ड का। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1200, यहाँ पे कितना आ गया रिटर्न आपका 0.0833, यानी इसको हम बोल सकते हैं 8.33, अगर 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 12.5%, 100 से मल्टीप्लाई करा देना, ये तो बच्चों वाली गणित है जो मैं बता रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। ये जो आया है ना, दो चीजें 8.33, मार्केट प्राइस बढ़ी है, तो क्या हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया, इंटरेस्ट परसेंटेज कम हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंटरेस्ट परसेंटेज बढ़ गया, क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो गई और इनकम तो फिक्स है, तो इससे क्या हुआ, वो बढ़ गया आपका इंटरेस्ट रेट। तो यही कॉन्सेप्ट है डिविडेंड यील्ड का, कि मार्केट से कंपेयर करो, जो ये इशू किया है ना ये 1000 रुपए का, इसको छोड़ो, ये वाली प्राइस लो जो मार्केट में चल रही है, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट बताता है डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बताता है पैग रेशियो। पैग रेशियो कंपेयर करता है कि मार्केट में प्राइस कितना है, ठीक है, सॉरी, पैग रेशियो बताता है पी कितना है, उसको कंपेयर करो ग्रोथ से। अब ये क्या बताता है, तो देखो कंपनी के वैल्यूएशन को उसकी ग्रोथ से बैलेंस करता है, यानी सपोज किसी कंपनी का पी है, सपोज मान के चलो 10 का, ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ रेट है कितनी 10, तो पैग इसी का कंपेयर बताता है कि पैग रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ओवर वैल्यूड है। सपोज पैग रेशियो कहता है कि अगर एक से ज्यादा है, पैग रेशियो एक सिंपल करके कहता है कि देखो ये छोड़ो, पैग रेशियो क्या कहता है, अगर एक से अगर ज्यादा है आपका तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अगर पैग रेशियो एक से कम है तो अंडर वैल्यूड है। पैग रेशियो बस इतना बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज पी रेशियो है 10 और ग्रोथ रेट मान के चलते हैं 20, तो ये कितना आएगा 0.5, तो ये क्या है, कंपनी अंडर वैल्यूड है। सेम केस लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पी रेशियो तो कंपनी का सेम रखते हैं 10, ठीक है। अच्छा, और अर्निंग ग्रोथ कितनी है कंपनी की, कंपनी की अर्निंग ग्रोथ है मान के चलो 5, सिर्फ 5% ग्रोथ है कंपनी की, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 2, तो ये क्या है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है। बस पैग रेशियो आपको यही बताता है और कुछ नहीं बताता, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्री कैश फ्लो यील्ड। फ्री कैश फ्लो यील्ड ये क्या बताता है, बिजनेस, जो बिजनेस है वो कितना एक्चुअल कैश जनरेट कर रहा है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू के मुकाबले, यानी बिजनेस ने कितना एक्चुअल कैश जनरेट किया स्टॉक की वैल्यू के मुकाबले। सपोज एग्जांपल से समझते हैं, कंपनी ने पिछले साल 100 रुपए का कैश फ्लो जनरेट किया, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, ये जो है ना, ये होती है करोड़ों में। सपोज 10,000 करोड़ कंपनी के पास कैश फ्लो है, ठीक है, और ये कैपिटलाइजेशन होती है कंपनी की वैल्यू है 30,000 करोड़, ठीक है। तो मैं इतना बड़ा यहाँ पे आपको अगर मैं समझाने लगूँ 30,000 करोड़, तो आप बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझाने को तो मैं समझा दूं, बट आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं छोटा अमाउंट लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखो कंपनी के ये साल का है ये, ठीक है, साल में कंपनी ने पिछले साल 100 रुपए जनरेट किए, ठीक है, और कंपनी की मार्केट वैल्यू थी 200 रुपए, ठीक है। तो ये क्या आया 0.5, ठीक है। अगर इसको यील्ड में करोगे तो
50%, ठीक है। फ्री कैश फ्लो यील्ड, ठीक है, यील्ड का मतलब परसेंटेज में इसको निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, ठीक है। अब मान के चलो यही कंपनी की बढ़ के हो गया कितना इस बार 120, और कंपनी की क्या हुआ, मार्केट कैपिटल घट गई, ये हो गया 150। अब क्या हुआ, अब इसको अगर करोगे आप तो ये कितना आएगा 0.8, ठीक है। तो ये रेशियो क्या बता रहा है आपको कि बिजनेस कितना एक्चुअल कैश जनरेट कर रहा है, कितना एक्चुअल कैश जनरेट किया, ये वाला, ये कैश कितना एक्चुअल जनरेट किया स्टॉक की वैल्यू के मुकाबले। यहां कितना था 0.5 टाइम्स, अगर टाइम्स में लिखता हूं, यहां कितना था 0.8 टाइम्स। तो बेटर कौन सा है ये बताओ, बेटर कौन सा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। एक बात बताओ, आपका बिजनेस, आप क्या चाहोगे, इनफ्लो ज्यादा हो, इनफ्लो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, इस कंपनी का इनफ्लो ज्यादा हो और मार्केट वैल्यू साला कम हो, यहाँ इन्वेस्ट करोगे, यहाँ इन्वेस्ट करोगे, यहाँ इन्वेस्ट करोगे। साला इनफ्लो कितना है 1000 का, मार्केट में वैल्यू कितनी है साली 100 रुपए, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, जिसमें आ सिर्फ 200 आए और कंपनी मांग कितना रही है आपसे 200 रुपए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे तीनों केस में, पहली कंडीशन में यहाँ, दूसरी कंडीशन में यहाँ, तीसरी कंडीशन में यहाँ, ठीक है। तो लगता है मेरे को आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो वैसे तो यही थे आपके मेन रेशियोज। तो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किए चैनल को। थैंक यू।